नमस्कार दोस्तों, एडुटेरिया के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। पिछले कई दिनों से हम लोग लगातार करंट के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक देख रहे हैं जो कि आने वाले वर्षों में और आने वाले एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। उसी कड़ी में स्टूडेंट का मांग था कि कुछ बिहार रिलेटेड वीडियो बनाया जाए। तो योजनाओं के संबंध में आज हमने एक ऐसा योजना चुना है जो कि बिहार सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की केंद्र बिंदु, या उसको कहिए कि उसी के इर्द गिर्द बिहार सरकार की कल्याणकारी योजनाएं घूमती है। पिछले 10 वर्षों से 7 निश्चय योजना जो है बिहार सरकार के काफी विचार विमर्श के केंद्र में रहा है, और साथ ही बिहार को विकसित बिहार, आत्मनिर्भर बिहार बनाने के उद्देश्य से 2015 में ये योजना शुरू की गई थी। इसका थोड़ा सा हम लोग लेखा जोखा देखते हैं। अभी जो हम लोग 7 निश्चय जो देखेंगे तो 7 निश्चय 3 पे बात करेंगे, लेकिन हमेशा से हमारा प्रयास होता है कि जब हम किसी चीज को देखें तो इस ढंग से देखें कि आने वाले एग्जाम में आपके लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका वो आपकी सफलता में निभा सके। तो बिहार में एक बहुत ही बड़ा ट्रेंड रहा है कि जब जीएस पेपर 2 की बात होती है तो मार्क्स आने में काफी दिक्कत होता है, या काफी जो है विद्यार्थी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और सेकेंड पेपर में मार्क्स काफी महत्वपूर्ण ढंग से, या कहिए कि बहुत ज्यादा नहीं आ पाता है, जिसके कारण स्टूडेंट काफी जो है इस संदर्भ में चिंतित भी रहते हैं। तो आज हम इस योजना के माध्यम से समझेंगे कि कैसे बिहार सरकार के डाटा को या भारत सरकार के डाटा को हम लोग यूज करके एक बेहतर आंसर राइटिंग का प्रयोग करेंगे। उसी दौरान मैंने कुछ ऐसा भी कलेक्ट किया है कि जो आने वाले वर्षों में बीपीएससी का 72वीं का एग्जाम हो या एईडीओ का एग्जाम हो, इस सब के लिए काफी महत्वपूर्ण जो है आपकी भूमिका निभा सकती है ये वीडियो। तो आइए हम लोग देखते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार जो है एक मुख्यमंत्री के तौर पे एक स्थिर रूप से 2005 में सरकार में आए थे, और इनका जो मूल लक्ष्य था, जो इन्होंने सरकार आने के बाद अपना जो ध्यान केंद्रित किया, सुशासन, विकास, हाशिए पर खड़े वर्गों का कल्याण, हाशिए पर विद्यमान वर्गों का कल्याण, तो इन सब चीजों से भी इनका जो है शुरुआत होता है 2005 में। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान बहुत सी ऐसी चीजें की या उनको मौका मिला करने का, जिससे बिहार जो है 2010 के चुनाव में इनको अपार सफलता इनको और बीजेपी गठबंधन को देता है। लेकिन 2012 के बाद देश में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई कि नरेंद्र मोदी के मुद्दे पर बीजेपी और जदयू का गठबंधन टूट गया, और महागठबंधन की सरकार 2015 में जो महागठबंधन बना था, 2015 में महागठबंधन बना था जिसमें आरजेडी और जेडीयू था, तो इनको 178 सीटें 2015 के चुनाव में मिला था। तो लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए जब नीतीश कुमार का चयन हुआ मुख्यमंत्री के तौर पे, जनता ने उनको इतना पसंद किया, तो ये एक चैलेंज होता है किसी भी मुख्यमंत्री के लिए कि अगर जनता आपको तीसरी बार पसंद कर रही है, आपको मुख्यमंत्री के रूप में चुन रही है, तो यानी जनता को आप में विश्वास है, आपके कार्यों के प्रति जनता जो है काफी जो है सहानुभूति रखती है, और जनता चाहती है कि आप कुछ ऐसा कार्य करिए जो कि बिहार के विकास की जो गति अभी मिली हुई है इसको आगे बढ़ाया जा सके। तो इसी कड़ी में 7 निश्चय 2 जो है, 7 निश्चय 1 जो है उसकी शुरुआत 2015 में हुई। उसी क्रम में 7 निश्चय 2 2020 से 25 शुरू हुआ था, और उसी कड़ी में 7 निश्चय 3 जो है 2025 से 30 के बीच शुरू किया गया है। तो जनरली नवंबर दिसंबर में चुनाव के बाद 7 निश्चय की घोषणा की जाती है 5 साल बाद, और उसी पे कार्य करने का जो है कार्य किया जाता है। तो 7 निश्चय 3, और उसी के बाद देखिएगा कि नीतीश कुमार जो है शराबबंदी भी 2016 में लागू करते हैं। तो अभी हमारा विमर्श वो नहीं है, विमर्श ये है कि 7 निश्चय के बारे में हम कैसे ज्यादा से ज्यादा जानकारी एकत्र करें, और 7 निश्चय का हमारे एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंस है या क्या चीजें हम देख सकते हैं। तो हम लोग पहले आते हैं 7 निश्चय 1 और 2 की तरफ। तो एक चीज याद रखिएगा
कि जब 7 निश्चय 1 की बात हुई थी तो उसका उद्देश्य था बिहार को आत्मनिर्भर बनाना। बिहार को आत्मनिर्भर बनाना, राज्यों पर, केंद्र सरकार पर बहुत ज्यादा निर्भरता कहीं ना कहीं बिहार सरकार के पिछड़ेपन का एक मूल कारण था। तो इसी के लिए 2015 में जो है पार्ट 1 शुरू किया गया था। और पार्ट 1 का क्या था कि देखिए 7 निश्चय की मतलब कि 7 मुख्य रूप से कुछ ऐसी घोषणाएं जिसे पूरा करने के लिए सरकार प्रयास करेगी। तो ये इसका लक्ष्य था। तो देखिए जैसा कि हम लोगों ने देखा, आर्थिक हल, युवाओं का बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली लगातार, हर घर नल का जल, घर तक पक्की नाली गली, शौचालय निर्माण, अवसर बढ़े, आगे बढ़े। तो ये सारी चीजें थी। उसके बाद 2020 में फिर से जब बीजेपी के साथ चुनाव इन्होंने जीता तो फिर देखिएगा कि एक अलग फिर 7 निश्चय 2 लेकर आए, पार्ट 2। तो इसका था युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत को सिंचाई के लिए पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सुलभ संपर्कता और सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। तो ये सारी चीजें यहाँ 7 निश्चय 1 और 2 में जो चीजें हैं शुरू की गई। ये एक दो टैगलाइन था और इसी के इर्द गिर्द योजनाएं बनाई गई, उसको विकास का स्वरूप लाने का प्रयास किया गया। तो आखिर ये है कि 7 निश्चय 1 और 2 ऐसा क्या था इसमें जो बिहार को विशेष रूप से कुछ ये देकर गया या कुछ ऐसी चीजें देकर गई कि ये लगातार बिहार सरकार की योजनाओं में एक ट्रेंड और नीतीश कुमार का एक ट्रेडमार्क साबित हुआ। तो हम लोग कुछ आंकड़ों के जरिए जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 7 निश्चय 1 और 2 की सफलता किस रूप में 7 निश्चय 3 के लिए प्रेरणा बना। तो सबसे पहले देखिए कि सामाजिक विकास, तो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में हो या फिर जननांकीय लाभांश को प्राप्त करने के क्षेत्र में हो, 7 निश्चय ने काफी बड़ा योगदान दिया है। तो देखिएगा इंजीनियरिंग और मेडिकल संस्थानों में जो आरक्षित सीटें की गई है, जो सीटों का आरक्षण किया गया है बिहार की लड़कियों के लिए, वो 7 निश्चय के तहत किया गया था। उसके अलावा सभी वर्गों के लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य की सुविधा, कौशल विकास की बात की गई। और उसके बाद देखिए समावेशी विकास, समेकित विकास, इन सब चीजों के लिए 7 निश्चय शुरू किया गया था। तो एक चीज जब हम आर्थिक समीक्षा देखते हैं तो निश्चित रूप से आर्थिक समीक्षा जो है हमें बताता है कि किस प्रकार से जो है 7 निश्चय के पहले भी और 7 निश्चय के बाद बिहार के विकास को लगातार गति मिल रहे हैं। तो बिहार जो है दोहरे अंकों में वृद्धि करने वाला राज्य बना हुआ है, जिसमें देखिए कि बिहार जीएसडीपी 2024-25 में 14.5% रही। इसके अलावा भी वृद्धि दर जो है 10% से ऊपर ही पिछले 1-2 दशकों में, 1 दशक में बिहार में रहा है। अब देखिए जैसे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, बिहार स्टार्टअप नीति, औद्योगिक विकास नीति आदि योजनाओं के कारण इसे हासिल किया गया। प्रति व्यक्ति जीएसपीडी में भी सकारात्मक वृद्धि और महिलाओं के योगदान में वृद्धि दिखाई गई है। ये यहाँ के आंकड़े हैं। उसके बाद देखिएगा समानता और गरीबी में कमी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो एमपीआई की रिपोर्ट आई है, जो नीति आयोग द्वारा जारी किया गया था, उसमें हम लोगों ने देखा कि बिहार में 18.15% गरीबी में कमी हुई, जो एक किसी भी सरकार के लिए एक मुख्य उपलब्धि के तौर पर माना जाता है कि गरीब जनसंख्या का इतना प्रतिशत जो है उसको बाहर किया गया है गरीबी से। ये किस लिए हुआ कि ये इसलिए हुआ कि महिलाओं के लिए आरक्षित रोजगार हो, सशक्त महिलाएं हो, अत्यंत गरीबों के लिए आजीविका सृजन जैसे संकल्पों के कारण संभव हो सका। उसके बाद देखिए कमजोर वर्ग को वित्तीय समावेशन की सुविधा उपलब्ध कराई गई। 7 निश्चय के माध्यम से बुनियादी ढांचे का विकास किया गया। जैसे कि हम जानते हैं कि अभी बिहार में जो है पूंजीगत व्यय जो है काफी बढ़ गया है। पहले 13, 14, 15% के लगभग था, अभी 20-22% के आसपास रहता है। तो पूंजीगत व्यय एक ऐसा व्यय होता है जिसमें हम लोग देखते हैं कि सरकार जो है कहीं ना कहीं
उसमें जो पूंजी का सृजन करती है, विकासात्मक कार्यों में अपने बजट का हिस्सा जो है वो लगाती है, उसको हम पूंजीगत व्यय कहते हैं। तो ये एक अच्छा व्यय माना जाता है, ठीक है। उसी तरह से देखिएगा, कृषि को बढ़ावा देने के लिए 2025 में हर खेत पानी के संकल्प का लक्ष्य हासिल करने की कोशिश की गई है, सुशासन की बात की गई है। और कुछ आंकड़े 2025-26 के आर्थिक सर्वेक्षण से जो है हम लेकर आए हैं, जिसके द्वारा ये आपके प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा और आप सेकंड पेपर जब बीपीएससी का लिखिएगा तो उसके जरिए भी आप किसी चीज में अच्छे से सामाजिक विकास हो, आर्थिक विकास हो या राज्य सरकार की योजनाओं का असर हो, उसमें आप इसको बेहतर तरीके से दर्शा सकते हैं। तो देखिए, बिहार में प्रति व्यक्ति सकल उत्पाद वर्तमान मूल्य पर 2020-21 के 46,412 रुपये से बढ़कर लगभग 76,490 रुपया पहुंच गया। तो देखिए, बिहार की प्रति व्यक्ति आय लगभग जो है 50 से 60% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा देखिए, स्थिर मूल्य पर जो प्रति व्यक्ति आय थी 30,000 से 40,000 रुपए के लगभग हो गया है। तो लगभग स्थिर मूल्यों पर भी 1/3 की वृद्धि दिखाती है, जो एक बहुत ही बेहतर संकेत है बिहार के लिए। उसके बाद देखिए एक और आंकड़ा, 7 निश्चय 2 के पहल के तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी कार्यक्रम को निश्चित समय सीमा में सिंचित क्षेत्र प्रचुर वृद्धि के लिए डिजाइन किया गया था। लगभग 6 महीनों में कुल 29,952 योजनाओं की पहचान की गई, जिसके तहत 7,79,201 हेक्टेयर की सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 6,500 करोड़ लगभग का निवेश किया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि हम लोग देखते हैं कि 2011-12 में ऊर्जा खपत जो था 134 किलोवाट आवर से काफी बढ़कर 2024-25 में 374 किलोवाट आवर हो गया। यह क्या दिखाता है? वृद्धि तब हो रही है जब मांग बढ़ रही है, लोगों को सुविधाएं मिल रही है, तभी तो वृद्धि हो रही है। तो बिजली में प्रति व्यक्ति वृद्धि भी बिहार सरकार के विकास को दर्शाता है। उसके बाद देखिएगा, जो कुल विद्युत क्षमता है अभी बिहार सरकार की, वो 11,764 मेगावाट का है, जिसमें मुख्य हिस्सा ताप विद्युत का है जो 7,743 मेगावाट है। सौर ऊर्जा जो सबसे बड़ा नवीकरणीय स्रोत है, जिसका योगदान 1922 मेगावाट है। जिसके बाद जल विद्युत का योगदान 1365 मेगावाट है और पवन ऊर्जा का 699 मेगावाट है। उसी तरह से बायोमास का जो है योगदान लगभग 44 मेगावाट है। तो ये एक ऐसा डाटा है जो कि आप लोग प्रश्न में, जो प्री के एग्जाम में भी आप लोग इसको अच्छे से देख सकते हैं कि जब प्री का एग्जाम होगा तो आपसे इससे प्रश्न पहले भी पूछे गए हैं, आगे भी पूछा जा सकता है। जल विद्युत को लेके प्रश्न पूछा गया था 62 एग्जाम में बीपीएससी में, ठीक है। उसके बाद देखिए कि राज्य ने सामाजिक सेवा में काफी प्रगति की है। 19 वर्षों में सामाजिक सेवा काफी बढ़ा है। 2005-6 से 2024 के बीच 15 गुना बढ़ा है। देखिए, स्वास्थ्य और शिक्षा पर क्रमशः 15 गुना और लगभग 13 गुना के आसपास जो है खर्च बढ़ा है। कुल मिलाकर सामाजिक सेवाओं की जो प्रति व्यक्ति है, व्यक्ति विकास मूलक व्यय इस अवधि में 9 गुना बढ़ा है। तो ये सारा डाटा हम लोग जब देखते हैं तो सामाजिक व्यय हो, स्वास्थ्य पे हो, शिक्षा पे हो, अन्य मामले में हो, तो ये विकास कहीं ना कहीं अगर व्यय बढ़ता है तो वो राज्य सरकार की इस क्षेत्रों में संवेदनशीलता को दर्शाता है, ठीक है। तो ये उसके अलावा देखिए कि हर घर जल का नल लगभग 1.6 करोड़ घरों तक जो है पाइपलाइन से जल का कनेक्शन दिया गया। लगभग 100 घरों तक बिजली का कनेक्शन दिया गया। लाखों ग्रामीण सड़क नालियों का निर्माण किया गया। शौचालय निर्माण, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, कुशल युवा कार्यक्रम और महिलाओं को 35% सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया गया था। तो ये सारा चीज बिहार सरकार के द्वारा 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2 के द्वारा जो धरातल पर काम किया गया वो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं 7 निश्चय 2 और 1 जो है काफी सफल रहा था। इसी की सफलता को देखते हुए बिहार चुनाव जो अभी हुआ था 2025 में, उसके बाद 16 नवंबर 2025 को बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय जो 16 नवंबर 2025 को
बिहार कैबिनेट के द्वारा 7 निश्चय 3 को मंजूरी दी गई, 7 निश्चय 3 को मंजूरी दी गई और इस योजना को 2025 से 30 के लिए लागू किया गया। ठीक है, तो हम लोग ये देखते हैं कि थोड़ा सा अभी तक हम लोग वीडियो में क्या देखे, 7 निश्चय 1 और 2 के जो मुख्य अंश थे और 7 निश्चय 1 और 2 की सफलता का जो आकलन है। यहाँ जो मेंस वाले स्टूडेंट है वो ध्यान दीजिएगा कि 7 निश्चय 1 और 2 के जो 7 निश्चय है उस पे आपको बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। आत्मनिर्भर बिहार के लिए वो चलाया गया था जिसके 7 संकल्प थे। ये भी अगर आप नॉर्मली याद रखते हैं, अगर आपको याद है तो बेहतर है, नहीं याद है तो बहुत ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली 7 निश्चय 1 2015 से 20 और 7 निश्चय 2 जो है 2020 से 25 और कुछ आंकड़ागत जो है आप बना लीजिए कि ये सारा सफलता 7 निश्चय 1 और 2 का रहा है लगभग। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं कि देखिए एक चीज क्या है कि 7 निश्चय 1 का मूल उद्देश्य था आत्मनिर्भर बिहार बनाना, बिहार की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, बिहार के विकास को बढ़ावा देना, बिहार में समावेशी विकास को बढ़ावा देना। विकास का स्वरूप या कहिए कि राज्य के विकास का स्वरूप जब जो जीडीपी में या जीएसडीपी में जो वृद्धि होती है उसका लाभ सभी वर्गों को जब मिलने लगे तो उसे हम लोग समावेशी विकास कहते हैं। तो इसीलिए देखिए कि सबसे पहले क्या था, सुशासन। सुशासन का मतलब क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति को जब समान रूप से राज्य सरकार द्वारा विकास का अवसर दिया जाए, योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए और कानून का शासन हो तो उसे हम लोग सुशासन के रूप में देखते हैं। तो सुशासन में योगदान दिया। ठीक है, उस तरह से वित्तीय समावेशन देखिए, हम लोग जानते हैं जनधन योजना के माध्यम से भी और बिहार सरकार के प्रयासों से भी वित्तीय समावेशन को बहुत ज्यादा बल दिया गया। कौशल विकास क्या है कि जब हम अपने बड़ी जनसंख्या को एक रूप से आगे बढ़कर देखते हैं, उसको विकसित करते हैं, उसको आने वाले चैलेंजेस के लिए या फिर कहिए रोजगार के लिए या फिर कहिए कि शिक्षित करके एक नागरिक की तरफ हम लोग अग्रसर करते हैं जो कि समाज और परिवार के साथ साथ अपने राज्य के विकास में, देश के विकास में योगदान दे सके, तो उसे हम लोग कौशल विकास के अंतर्गत रखते हैं। अवसंरचनात्मक विकास, जब रेल, सड़क, पुल, पुलिया ये सब का निर्माण किया जाता है तो उसको हम लोग अवसंरचनात्मक विकास के अंतर्गत रखते हैं। असमानता तथा गरीबी में कमी, तो अभी हम लोगों ने देखा कि असमानता गरीबी में लगभग 18.5% की कमी आई। उसके बाद हम लोग देखते हैं आर्थिक समृद्धि, तो हम लोगों ने देखा कि बिहार जो है 2011-12 के बाद लगातार दोहरे अंकों में वृद्धि करने वाला जो है राज्य रहा है और राष्ट्रीय औसत से ऊपर वृद्धि लगातार बिहार की स्थिर मूल्यों पर भी और जो है वर्तमान मूल्यों पर भी देखा गया है। उसके बाद सामाजिक विकास को बढ़ावा दिया गया जिसमें महिलाओं के साथ साथ हाशिए पर पड़े अन्य वर्गों के विकास को भी प्राथमिकता दी गई है। समता मूलक विकास को मूर्त रूप देने में 7 निश्चय की ये भूमिकाएं हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज है कि अगर कभी आपको 7 निश्चय योजना का मूल्यांकन करने पूछे या फिर 7 निश्चय योजना किस प्रकार समावेशी विकास या समता मूलक समाज में निर्माण करता है, तो ये 5-6 चीजें आप लोग 7 चीजें याद रखिएगा कि पॉइंट वाइज हम इस चीजों को लिख सके और इसको अगर आप डाटा के साथ लिखते हैं तो और ज्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग जाते हैं 7 निश्चय 3 की तरफ जो कि 2025 से 30 के लिए शुरू किया गया था। तो देखिए 7 निश्चय 3 योजना बिहार सरकार का पहल है और कब से कब तक के लिए चलाया गया, 2025 से 30 तक के लिए। क्या क्या है 7 निश्चय 3 योजना का जो मुख्य जो अंश है या जो मुख्य 7 जो घोषणाएं हैं वो अगर हम देखें तो दोगुना रोजगार और दोगुनी आय, समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार, कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि, उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य, सुलभ स्वास्थ्य, सुरक्षित जीवन, मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार, सबका सम्मान, जीवन आसान। विकसित बिहार का संकल्प 7 मजबूत आधार, मतलब कि 7 निश्चय 6 के तहत ये 7 मुख्य आधार जो है उसको रखा गया है। उसके अलावा देखिए क्या उद्देश्य है, अगर आपसे
मेंस में जो शॉर्ट प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं 7 निश्चय थर्ड से, तो आपसे पूछा जा सकता है 7 निश्चय योजना के मुख्य जो है उद्देश्य एवं लक्ष्य को बताए, और 7 निश्चय योजना के मुख्य जो है दिशा निर्देश या उसके मुख्य खंड क्या है। तो उद्देश्य देखिए क्या है, बड़े पैमाने पर रोजगार और स्वरोजगार का उत्पन्न करना, शिक्षा और कौशल विकास को मजबूत करना, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देना, और सुशासन और डिजिटल सेवा का वितरण, स्वास्थ्य पोषण और जीवन गुणवत्ता में सुधार करना, बुनियादी ढांचे, शहरी सेवाओं और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना। तो आप देखिएगा ये 5-6 चीजें ऐसी है जिसको कि हम लोग लगातार जानते भी हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं, अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं या योजनाओं को पढ़ रहे हैं, तो जनरली योजनाएं का स्वरूप यही होता है कि वंचित समूहों का कल्याण करना, कौशल विकास, शिक्षा विकास, रोजगार, कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य पोषण, शहरीकरण को बढ़ावा। अब देखिए जो 7 प्रमुख संकल्प हैं उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें देखिए दोगुना रोजगार दोगुनी आय, तो निश्चित रूप से कभी जो केंद्र सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने की बात की गई थी, तो यहाँ जो है हम लोग देख रहे हैं कि राज्य सरकार द्वारा जो आय है उसको दोगुना करने की बात की गई है। महिला रोजगार पर विशेष ध्यान, स्वरोजगार के लिए 10,000, जैसा कि हम लोग देखे थे कि चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना चला था, जिसमें सभी महिलाओं को जो खासकर जीविका से संबंधित थी 10,000 रुपये की सहायता राशि दी गई थी, जो काफी विवाद भी हुआ था। उसके अलावा देखिएगा व्यापार विस्तार के लिए 2 लाख तक का ऋण। उसके अलावा देखिए समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार, तो 25 नई चीनी मिलें, 9 बंद चीनी मिलों को फिर से शुरू करना, औद्योगिक विकास पर विशेष ध्यान। जैसा कि हम लोग जानते भी हैं कि झारखंड जब बिहार से 2000 में बिहार का विभाजन हुआ था सन 2000 में, तो कहीं ना कहीं सारा जो उद्योग धंधा है वो झारखंड में चला गया, जितने भी महत्वपूर्ण उद्योग थे, और बिहार को जो है एक कृषि प्रधान राज्य के रूप में अब पहचान होने लगी, जो कभी उद्योग और कृषि दोनों उसकी प्रमुखता से हुआ करती थी। उसके बाद देखिएगा कि कृषि में प्रगति, आधुनिक खेती तकनीकें, कृषि उत्पादकता में वृद्धि। जैसे भारत में जो बिहार एक ऐसा राज्य है जो कृषि उत्पादकता में कई राज्यों के, पंजाब और जो हरियाणा के मुकाबले जो है अभी कम विकसित, कम जो कहिए कि उत्पादकता है, तो उन उत्पादकता को बढ़ाना, कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों को लाना इसका मुख्य लक्ष्य है, जिससे बिहार के कृषि क्षेत्र को व्यवसायिक स्तर से और समृद्ध बनाना। ठीक है, ये लक्ष्य है। उसके बाद देखिएगा उन्नत शिक्षा का बुनियादी ढांचा, गुणवत्ता और पहुंच पे ध्यान देना। तो निश्चित रूप से शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करना, उन्नत शिक्षा देना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, जिससे लोगों को आने वाली जिंदगी में रोजगार, स्वरोजगार की तरफ वो अग्रसर हो सके। उसके अलावा जो है सुलभ स्वास्थ्य एक बुनियादी, किसी को भी स्वास्थ्य जो होता है एक बुनियादी चीजें होती है, तो उन्नत स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा जो है यहाँ शिक्षा स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा। ठीक है, गुणवत्ता और पहुंच पर ध्यान, ताकि सभी लोगों को स्वास्थ्य तक पहुंचा जा सके, सभी लोगों को जो एक बेसिक फैसिलिटी स्वास्थ्य की होती है वो बिहार वासियों को उपलब्ध करवाया जा सके। ठीक है, देखिए प्रखंड स्तरीय स्पेशलिस्ट विशेषज्ञता अस्पताल और ग्रामीण डॉक्टरों के लिए विशेष प्रोत्साहन, तो गांव में डॉक्टर के लिए विशेष प्रोत्साहन जो है वो दिखाया गया है, ताकि गांव में डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर या कहिए कि अच्छे डॉक्टर गांव में भी सेवा देने की ओर उन्मुख हो सके, और प्रखंड के स्तर पर एक अच्छे अस्पताल को खासकर जो सभी सुविधाओं से लैस हो उसकी स्थापना करना। मजबूत नींव, आधुनिक विकास, तो शहरी बुनियादी ढांचे का उन्नयन। जैसा कि अभी हम लोग जानते हैं कि बिहार में लगभग 15.3% शहरीकरण है, तो कहीं ना कहीं शहरीकरण को बढ़ावा देना। नियोजित स्पोर्ट्स एवं फिल्म सिटी का भी निर्माण करना, जिससे बिहार में शहरीकरण को बढ़ावा मिल सके, खेलों को बढ़ावा मिले और फिल्म लाइन को भी बढ़ावा मिले। उसके अलावा देखिए सबका सम्मान, जीवन आसान, जीवन जीने की सुगमता और सामाजिक सम्मान को बढ़ावा देना। पिछली पहलों की कुल 430 योजनाओं को नए कार्यक्रम के तहत पूरी की जाएगी। तो ये सारा है। तो एक चीज आप देखिएगा
कि अभी जैसे कि हम लोग देखें तो आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट होता है कि 7 निश्चय जब हम लोग देखते हैं तो प्रीलिम्स के लिहाज से भी इसका डेट और ये सब इम्पोर्टेंट हो, लेकिन जब आप मेंस के नज़रिए से देखिएगा या बिहार सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के नज़रिए से देखिएगा तो 7 निश्चय 1 जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, 7 निश्चय 1, 2 और 3 तीनों ने ही जो है महत्वपूर्ण भूमिका, 2 योजनाएं जो एक 7 निश्चय का आप पूर्ण आकलन कर सकते हैं क्योंकि वो 2015 से 20 के स्तर पर था, 2020 से 25 तक 7 निश्चय 2 था, तो उसके बारे में अभी प्रभाविकता का अध्ययन किया जा रहा है। 7 निश्चय जो है 3 जो है अभी लागू होगी तो उसके बारे में विकसित बिहार के तरफ बढ़ने की तरफ वो एक भविष्योन्मुखी जो है दिशा दशा बताता है। तो कहीं ना कहीं 7 निश्चय थर्ड जो है बिहार के भविष्य का, बिहार कैसा हो, बिहार का स्वरूप कैसा हो, बिहार में सामाजिक विकास कैसा हो, बिहार का विकास कैसा हो, किन मुद्दों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए, ये सब चीजें जो है बिहार को बताती है। जैसा कि अभी हम लोग जान रहे हैं राजनीतिक घटनाक्रम में भी नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री आगे आने वाले दिनों में नहीं रहे। बिहार में नए मुख्यमंत्री का जो है चयन की प्रक्रिया जारी है क्योंकि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। इसके कारण अभी हम लोग देखते हैं कि 7 निश्चय जो थर्ड है नीतीश कुमार की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक योजना है। तो मे भी आने वाले वर्षों में 7 निश्चय 1 जो है ये थर्ड जो है वो पूछा जा सकता है। तो आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। एक चीज बताते हैं कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी बिहार बजट 2025-26-27 बिहार बजट 2026-27 पेश किया गया और हम लोग जानते हैं कि इसके अलावा आर्थिक समीक्षा, बिहार आर्थिक समीक्षा 2025-26 जो है वो पेश किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तीसरे पेज पर बिहार वासियों के लिए या कहिए कि आर्थिक समीक्षा में मुख्यमंत्री का संदेश वो छुपा हुआ है। वहां मजा की बात है कि अगर उसमें आप देखने जाइएगा तो 7 निश्चय योजना कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, या फिर कहिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संदेश जो वहां लिखे हुए हैं उसमें 4 पैरा लिखा हुआ है और उसमें 2 पैरा जो है वो 7 निश्चय थर्ड के बारे में, 2 के बारे में, 1 के बारे में लिखा हुआ है। उस दोनों पैरा को हमने आप लोगों के लिए खासकर मुख्य परीक्षा में जो अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं उसके लिए यहाँ पर लाया है। तो देखिए वो क्या कहते हैं, हमारे 7 निश्चय कार्यक्रमों द्वारा सार्वजनिक कल्याण की योजनाओं और सेवाओं का लाभ समाज के सभी वर्गों तक समय पर पहुंचाने में काफी मदद मिली है, ये मुख्यमंत्री बता रहे हैं। जब हम 7 निश्चय के तीसरे चरण की शुरुआत कर रहे हैं तो यह पूर्ववर्ती 2 चरणों के सफलता को इंगित करता है। जिस तरह सुशासन और न्याय के साथ विकास के सिद्धांतों ने 7 निश्चय को पूर्ववर्ती 2 चरणों में सफल बनाया है, उसी तरह बिहार को समृद्ध एवं अग्रणी राज्यों की श्रेणी में स्थापित करने का लक्ष्य हमारे 7 निश्चय 3 की अवधारणा को रेखांकित करता है। तो ये देखिए मुख्यमंत्री के जो मनोदशा या मुख्यमंत्री के विचार 7 निश्चय योजना के बारे में है। तो आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री की नजर में 7 निश्चय योजना का कितना बड़ा महत्व है। उसके अगले पैरा में वो कहते हैं दोगुना रोजगार दोगुनी आय, ठीक है, समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार, कृषि में प्रगति प्रदेश की समृद्धि, उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य, सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन, मजबूत आधार आधुनिक विस्तार, सबका सम्मान जीवन आसान सुनिश्चित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। ठीक है, तो देखिए लगभग तो हम लोगों ने देखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आर्थिक समीक्षा 2025-26 में अपने संदेश में ये दोनों पैरा ही बोलते हैं। उनको 4 पैरा बोला गया राज्य के
विकास के बारे में लगभग 4 पैरा में वो बताते हैं, तो 2 पैरा यही का है, तो आप इसके नजरिए से समझ सकते हैं। अक्सर मुख्य परीक्षा में जो शामिल होते हैं उनका एक हमेशा से रहता है कि सेकेंड पेपर में नंबर नहीं आ रहा है। तो अभी डीएसओ का एग्जाम हुआ था, उसमें एक प्रश्न पूछा था कि भारत सरकार की जो योजना है एससी एसटी या अन्य चीजों के लिए योजनाएं बताइए, ऐसे करके कुछ प्रश्न पूछा था। समय समय पर बिहार सरकार भी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में पूछता रहता है कि बिहार सरकार की कौन सी कल्याणकारी योजनाएं, सामाजिक योजनाएं कौन सी है, एससी एसटी के लिए कौन सी है, रोजगार के लिए कौन सी है, महिला के सशक्तिकरण के लिए कौन सी है। तो कहीं ना कहीं आप जो है ये सब चीजें ध्यान रखिएगा, खासकर 7 निश्चय 1 और 2 का जो प्रमुख सिद्धांत थे, जो प्रमुख लक्ष्य थे, जो प्रमुख जो है उसका ये प्राप्त करने की दिशा में प्रयास किया गया था, उसमें हम कितना सफल रहे, कितना असफल रहे। और दूसरा जो एक मुख्य चीज है 7 निश्चय 1 में जो 1 और 2 के दौरान जो कमियां भी रही उसको भी हम लोग अभी इंगित करेंगे। इसके अलावा 7 निश्चय 1 किन सपनों के साथ, किन लक्ष्यों के साथ शुरू किया गया था उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो शुरू में अभी हम लोगों ने ये चीज देखा, अगर आप लोगों को आकलन करने बोले कि 7 निश्चय 1 2 के दौरान कौन सी प्रमुख चुनौतियां रही, तो 1-2 चीज आप जान लीजिए। जब इको जियो का प्रश्न लिखिएगा तो आपके सामने हमेशा कुछ चुनौतियां होती है कि आप करते हैं करंट में भी जो खासकर योजनाओं से संबंधित हो, तो उसमें कुछ चुनौतियां हम लोगों को बताना होता है। तो हम लोग जब बताएंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग जो 3-4 पॉइंट में अगर इन कमियों को बता दे कि नहीं ये कमियां रही है योजनाओं की, तो सबसे पहले हम लोग क्या बता सकते हैं, योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार में कमी, व्यापक प्रचार प्रसार में कमी। ठीक है, जनता में जागरूकता का अभाव, जनता में जागरूकता का अभाव। ठीक है, और उसके बाद हम लोग अफसरशाही भी एक दे सकते हैं, अफसरशाही एवं भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। ठीक है, क्रियान्वयन के स्तर पर, क्रियान्वयन के स्तर पर जो एक कहिए कि उचित जो परीक्षण है उसका अभाव, कि मतलब देख रेख कोई नहीं कर पाता, उचित परीक्षण का अभाव। ठीक है, ठीक है, कह दीजिए साक्षरता का कम होना, साक्षरता का कम होना। ठीक है, ये चीजें हैं। तो ये 4-5 चीजें ऐसी है। और उसके बाद जो है बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है, बिहार में प्राकृतिक आपदाओं का स्वरूप, अधिकता। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बिहार सरकार की योजनाओं को जब लागू किया जाता है तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें आगे आती है और उसकी प्रभाविकता को कम करती है। और सामाजिक रूप से जो बंधन है या फिर वो जागरूकता के स्तर पर हो। एक चीज इसमें आप और जोड़ सकते हैं, डिजिटल साक्षरता, साक्षरता की कमी एवं डिजिटल अवसंरचना की कमी, डिजिटल अवसंरचना की कमी। क्योंकि बहुत सारी योजनाओं में आजकल नेट और इंटरनेट और ये सब चीजों का बहुत बड़ा योगदान है। बिहार में देखा गया देश के अन्य भागों की तरह जो है यहाँ बहुत ज्यादा नेटवर्क का इशू हो या फिर अन्य चीजें हो, ये सब चीजें समस्या बनकर आती है और कई बार लोग फ्रॉड का भी शिकार होते हैं। तो ये सारी चीज जो है कहीं ना कहीं इन योजनाओं की सफलता में एक बहुत बड़ा बाधक है। तो कभी भी 7 निश्चय योजना के संबंध में आप लोगों से पूछे तो मान लीजिए कि आपको एक यहाँ पे हम आज समय है तो फॉर्मेट बता देते हैं। मान लीजिए आपसे पूछे कि 7 निश्चय थर्ड पर एक टिप्पणी लिखे, पर टिप्पणी लिखे।
ठीक है। आप इस संदर्भ में जब लिखिएगा तो भूमिका में आप बिहार सरकार का जो 7 निश्चय योजना जो है वो तीनों को थोड़ा थोड़ा दर्शा दीजिए कि 7 निश्चय 1 जो 1 हो गया, 2 हो गया, और बताइए कि 1 और 2 किस प्रकार जो है कहीं ना कहीं सफलता बिहार को एक विकसित राज्य बनाने की दिशा में या बिहार को समतामूलक विकास देने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। उसके बाद जो है आप 7 निश्चय थर्ड के जो उद्देश्य है और उसका जो तीनों 7 पार्ट है, उद्देश्य क्या है और उसका 7 जो स्तंभ है वो क्या है, तो ये आप बता सकते हैं। उसके बाद जो है इस योजना को और प्रभावी बनाने के लिए आप बता सकते हैं कि पूर्व की योजनाओं से ये अनुभव किया गया है कि निम्न चीजें इसमें बाधक रही है, अतः इसको दूर करना चाहिए और इस योजना को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए कार्य करना चाहिए। तो भविष्य में आप लोगों से जब भी पेपर 2 में सरकारी योजनाओं के बारे में पूछा जाता है तो एक चीज याद रखिए कि अगर महिला के संबंध में योजना पूछा जाता है तो महिला की साक्षरता, स्कूल ड्रॉप आउट या फिर राजनीति में भागीदारी हो, या महिला के पास धन के मामले में क्या स्थान है, श्रम भागीदारी कितना है, ये सब डाटा जो है आप कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए, या SC ST के बारे में हो। क्योंकि अगर आप पूरी तरह संस्थान पे ही निर्भर रहिएगा या किसी एक व्यक्ति पे निर्भर रहिएगा तो आप कहीं ना कहीं आपकी निर्भरता दिखाती है, जिससे आपका पर्सनल विकास नहीं हो जाता है। क्योंकि मैं पहले दिन से आप लोगों को बता रहा हूं कि एग्जाम होने के क्रम में जब BPSC मुख्य परीक्षा में आप लोग जाइएगा तो कहीं ना कहीं कई बार ऐसी चीजें आएगी जो कि आपको अनवांटेड प्रश्न मिलेंगे। तो उन अनवांटेड प्रश्न को आप अपने जो है आपके पास जो डाटा होगा या जो और चीजें आपका होगा उस बेसिस पे आप बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। तो इसीलिए 7 निश्चय थर्ड जो है वो यहाँ तक आप लोगों को बताया गया है। 7 निश्चय 1, 2 और 3 भविष्य में जो है और बिहार सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के साथ हम आपके समक्ष जो है उपस्थित होंगे, और आप अच्छे से पढ़ते रहिए। अभी जो है आने वाले वीडियो में हम आपका जो भी कंसर्न हो या जो भी हो आप हमको कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ताकि हम उस पर और ज़्यादा वीडियो अच्छे से आप लोगों के लिए लेके आ सके, ताकि आने वाले वर्षों में आपकी परीक्षा और आपकी सफलता में काफ़ी योगदान इसका रह सके।